हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 11 पॉलिटिकल साइंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा आपका, और प्लस में आपको आंसर भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मेजर पेपर 11 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सारा हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, राजनीति का अध्ययन प्रभाव और प्रभाविता का अध्ययन है, ये कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान के द्वारा ये कथन कहा गया था? तो वो है ये ऑप्शन नंबर सी, लेस्वेल। अगला सवाल पूछा गया है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति फिलोसफिया शब्द से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? यानी द वर्ड फिलोसफी हैज ओरिजिनेटेड from the word philosophia. This is a word from which language? तो ये कौन सी लैंग्वेज का है? तो ये है आपका ग्रीक। अगला सवाल है कि किसके अनुसार दर्शन ज्ञान का अर्जन है? किसके अनुसार दर्शन ज्ञान का अर्जन है? According to whom philosophy is acquisition of knowledge? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। अगला सवाल, राजनीतिक दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? बेस्ड ऑन ये सही है, और ये डिस्क्रिप्टिव एपोलॉजी ये नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। अगला सवाल, एक राजनीतिक दार्शनिक के कार्यों के संबंध में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से सही कथन का चयन करना है आपको। तो ये हो जाएगा गलत, ये भी गलत हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है कि राजनीति दर्शन के माध्यम से किसी भी राष्ट्र के किस पहलू पर प्रकाश पड़ता है? तो किस पहलू पर प्रकाश पड़ता है? पॉलिटिकल पे भी पड़ता है, सोशल पे भी, इकोनॉमिक पे भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि राजनीतिक दार्शनिकों के समक्ष किन मुद्दाओं को लेकर के मतैक्य का अभाव देखने को मिलता है? रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ये है, ये भी है, ये भी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए जो कि असत्य है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, और ये असत्य है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला चैप्टर है चैप्टर 2, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ किस शताब्दी से माना जाता है? इसको माना जाता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। निम्न में से कौन सुकरात का शिष्य था? तो सुकरात का शिष्य कौन सा था? तो इसमें दिया गया है प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉक हिंदी में बोला जाता है लॉक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। एक राजा तभी उपयुक्त होता है जबकि उसके आदेशों का पालन अधिकांश प्रजा के द्वारा भय के कारण नहीं अपितु प्रेम के कारण किया जाता है। ये कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया है इनके द्वारा, पॉलीबियस। किस प्राचीन राजनीतिक विचारक ने सैन्य कला अथवा युद्ध कला पर आधारित ग्रंथ विंगफा की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्राचीन चीन के राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ निम्न में से किसी राजनीतिक विचारक की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत वेदों एवं
उपनिषदों में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? तो हमको मिलता है किसका? इसका मिलता है, इसका भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस भारतीय ग्रंथ को एक महत्वपूर्ण कानून संहिता के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो वो है मनुस्मृति। 7 का ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करना है आपको। तो निम्न में से सही कथन कौन सा है? मनुस्मृति एक्सेप्टेड एज द लॉ ऑफ कोड, ये सही है। शुक्राचार्य कंसीडर टू बी ओरिजिनेटेड, ये भी सही है। कौटिल्य कैरिड द फॉरवर्ड आइडियोलॉजी, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऊपर की सारी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है। सुकृतिसार को कुल कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? इन हाउ मेनी चैप्टर इज सुकृतिसार डिवाइडेड? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है? धार्मिक आधारित राज्य, ये नहीं होगा। धार्मिक निरपेक्ष, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो पहला सवाल पूछा गया है कि स्टोइक दर्शन कब से कब तक अस्तित्व में रहा है? तो स्टोइक दर्शन की यहाँ पे बात हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि स्टोइक विचारधारा के विकास के 3 चरणों में से रोमन राजनीतिक दर्शन का संबंध किस चरण से है? तो इसका संबंध है 3rd स्टेज से, ऑप्शन नंबर सी। स्टोइक दर्शन की स्थापना किसने की? तो स्टोइक दर्शन की स्थापना इन्होंने की, ऑप्शन नंबर बी, जेनी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, स्टोइक दर्शन का उद्भव किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि रोमन राजनीतिक दर्शन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स की रचना किसने की थी? हु रोट ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स? तो ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था इनके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो 6 का ए हो गया। अभी 7 का, निम्न में से कौन सा रोमन दार्शनिक पहले दास था और बाद में स्वतंत्र होकर के उसने एक एकेडमी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि किस रोमन दार्शनिक ने तर्कसंगतता तथा आस्तिकता के तत्व पर अधिक बल दिया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, रोमन राजनीतिक दर्शन की राज्य संबंधी अवधारणा की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी। What was the number of member in Senate at the beginning of Republican Rome? तो वो था आपका सी, 300 मेंबर थे। रोमन गणराज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक शक्ति से युक्त कौंसल का कार्यकाल कितना था? What was the term of office of the consul who had the highest administrative power in the Roman रिपब्लिक? तो रोमन रिपब्लिक में था आपका 1 वर्ष का, 1 ईयर। सम्राट अगस्टस के कार्यकाल में सीनेट की सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो वो था आपका 600। रोमन कानून को कुल कितनी तालिकाओं में संहिताबद्ध किया गया था? तो कुल कितनी तालिका थी? तो वो थी आपकी 12।
रोमन कानून का संहिताकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया इसमें 449 ईसा पूर्व में। रोमन कानून की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कि रोमन गणराज्य के समाज में धन संपन्न वर्ग पैट्रिशियंस का प्रतिशत कितना था? परसेंटेज पूछा गया है आपसे यहाँ पर वेल्दी क्लास का, तो वो था ये 10% ही था, 10%। अगला है चैप्टर। अगला सवाल पूछा गया कि यूरोप के इतिहास में किस समयावधि को मध्यकाल के रूप में जाना जाता है? Which time period in the history of Europe is known as the Middle Age? तो कौन से टाइम को जाना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 से 15 शताब्दी तक को ही जाना जाता है। निम्न में से किसे वाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है? बिजेंटाइन, तो वो है आपका ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर। यूरोप में ब्लैक डेथ का प्रकोप कब से कब तक रहा है? ब्लैक डेथ का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि तुर्कों के द्वारा क्या है? कुस्तुनतुनिया की विजय किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मध्य युग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोमन की साहित्यिक भाषा कौन सी रही है? तो इसकी साहित्यिक भाषा रही है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। अगला सवाल है कि मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन के नियम सिद्धांत से क्या अभिप्राय था? तो इसका अभिप्राय था ये ऑप्शन नंबर डी। मध्यकालीन में राजा की सत्ता पर निम्न में से किसका नियंत्रण था? तो किसका नियंत्रण था? सभी का नियंत्रण था, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विचारक मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस मध्ययुगीन राजनीति विचारक ने चर्च की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा तथ्य मार्सिलियो से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आज आधुनिक राजनीति चिंतन की निम्न में से कौन सी विशेषता थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आधुनिक राजनीति चिंतन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने मनुष्य के आरंभिक जीवन को क्रूरतापूर्ण तथा अल्पकालिक माना? तो किसने माना था? तो थे ये थॉमस होबेस। जॉन लॉक ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया। इनमें निम्न में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू इक्वालिटी सम्मिलित नहीं है। निम्न में से यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु उसे सब जगह जंजीरों में जकड़ा गया है। तो ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था रूसो के द्वारा। निम्न में से किसने संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा में माना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूसो। लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखन कौन है? तो वो है आपके ये थॉमस होबेस। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है इनको, मॉन्टेस्क्यू। अगला सवाल है कि उपयोगितावादी सिद्धांत के साथ विशेष रूप से किसका नाम संबंध है? तो वो है इनका ऑप्शन नंबर ए, जेरेमी बेंथम।
वर्तमान में किस प्रकार को शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है? तो वो है आपको ये लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ये राम मनोहर लोहिया। 4 स्तंभों पर आधारित राज्य का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था इनके द्वारा, राम मनोहर लोहिया। नेहरू निम्न में से किसके पक्षधर रहे हैं? तो किसके पक्षधर रहे हैं? तो ये रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवाद का। अगला सवाल है, व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जॉन ऑस्टिन का राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इनका सबसे बड़ा योगदान है ये प्रिंसिपल ऑफ सोवर्निटी। अगला सवाल है, प्लेटी का संबंध, प्लेटी नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो का संबंध यूनान की किस नगर राज्य से था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एथेंस। प्लेटो के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे ये सोक्रेट्स। प्लेटो के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जबकि सोक्रेट को मृत्यु दंड दिया गया। यह घटना किस वर्ष की है? तो ये घटना है आपकी 399 BC की है। प्लेटो के द्वारा निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी। प्लेटो ने अपने राजनीतिक दर्शन में कितने सद्गुणों का वर्णन किया? सही आंसर 4। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग मानवीय आत्मा के निम्न में से गुण को अभिव्यक्त करता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्लेटो के आदर्श राज्य में सैनिक वर्ग मानवीय आत्मा के निम्न में से किस गुण को अभिव्यक्त करता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। निम्न में से किसे राजनीतिक दर्शन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्न में से किस राजनीतिक दर्शन का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। प्लेटो ने अपने राजनीतिक दर्शन को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायलॉग्स, संवादों। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन पर निम्न में से किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्लेटो को एक स्वपन लोकीय विचारक की संज्ञा दी? तो वो है ये, किस विद्वान ने प्लेटो की द रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र की महानतम रचना बताया? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो। अगला सवाल, कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था? तो ये 384 BC में हुआ। अरस्तु के पिता एक क्या थे? यानी अरस्तु के पिता क्या थे? तो अरस्तु के पिता डॉक्टर थे। अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु शिष्य था प्लेटो का। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सिकंदर महान का शिक्षक रहा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल। अरस्तु को मृत्यु किस वर्ष हुई? अरस्तु की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो वो हुआ आपका 322 ईसा पूर्व में। अरस्तु की मूल रचनाएं किस रूप में उपलब्ध थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु के अनुसार राज्य में निम्न में से किस वर्ग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो वो है मिडिल क्लास। अरस्तु ने कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था? तो वो करते हैं
कितने, 158 का। मैक्सी के कथनानुसार अरस्तु राजनीतिक क्षेत्र में निम्न में से किसका जनक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अरस्तु के राजनीतिक दर्शन पर प्लेटो की किस रचना का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लॉ। अरस्तु के अनुसार मनुष्य में विशेष रूप से 3 गुण विद्यमान रहते हैं, निम्न में से कौन सा गुण इसमें शामिल नहीं है? तो वो है ये उत्साह। आयु के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। असत्य सही है, ये हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी। 12 का ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु ने अपनी न्याय की अवधारणा का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में किया है? तो वो करते हैं नीति शास्त्र में, एथिक्स में। दास प्रथा के संबंध में अरस्तु का विचार है कि यह प्रथा परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों के हित में है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि थॉमस एक्विनास का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, इटली में हुआ था। अगला सवाल है कि अध्ययन काल में एक्विनास की इस वर्ष में सर्वाधिक रुचि थी। एक्विनास की किस विषय में सर्वाधिक रुचि थी? तो उनका रुचि था इसमें, थियोलॉजी एंड फिलॉसफी में। एक्विनास के राजनीतिक दर्शन पर निम्न में से किस विद्वान के विचारों का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। एक्विनास की रचना सम्मा थियोलॉजिका की विषय वस्तु क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्विनाम के दर्शन पर किस तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? एक्विनाम नहीं होगा यहाँ पे, एक्विनास होगा। एक्विनास के दर्शन पर किस तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु के दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित होने के बावजूद किन आधारों पर एक्विनास के विचार अरस्तु से भिन्न है? यहाँ पे भिन्न होगा, भिन्न है, यहाँ पे भित्र नहीं होगा, भिन्न हो जाएगा, भिन्न है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हाँ यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल पूछा गया कि एक्विनास के दर्शन का प्रमुख आधार है। तो प्रमुख आधार है ये ऑप्शन नंबर डी। एक्विनास के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो इसमें से असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक्विनास ने कितने प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है? तो वो करते हैं 4 प्रकार के कानून का उल्लेख। एक्विनास ने निजी संपत्ति का समर्थन करने के कौन से कारण बताए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस विद्वान को मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन से प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? तो वो है ये ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है कि मैकियावेली का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। मैकियावेली को जन्म स्थली फ्लोरेंस यूरोप के किस राज्य में है? इन विच यूरोप स्टेट इज फ्लोरेंस द बर्थ प्लेस पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक मिनट, मैकियावेली की होगा यहाँ पे। मैकियावेली की जन्म स्थली फ्लोरेंस यूरोप के किस राज्य में है, ऐसा होगा। अगला सवाल है कि मैकियावेली ने किस वर्ष की आयु में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी 25 वर्ष। अगला सवाल है कि मैकियावेली की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1527 में। यूरोप के इतिहास में कौन सा काल नवजागरण या पुनर्जागरण काल कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है ये ऑप्शन नंबर डी। पुनर्जागरण काल की क्या विशेषता थी? तो इनकी विशेषता थी ये ऑल ऑफ द एबव, यानी ये जितना भी लिखा गया ये सब। मैकियावेली ने अपना ग्रंथ द प्रिंस में निम्न में से किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया है? अपनी या एक मिनट, अपना या अपनी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपन ग्रंथ, अपनी होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी डेस्पोटिक मोनार्की। मैकियावेली ने अपने बाद के ग्रंथ द डिस्कोर्सेज में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम बताया है? तो ये बताते हैं ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र यानी रिपब्लिक। अगला सवाल है कि द प्रिंस ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें जो कुल अध्याय है वो है आपका 26। निम्न में से किसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि निम्न में से किसी आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो बीच में यहाँ से कट करके आ गया ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ नीचे में आएगा। गलती से यहाँ पे हो गया है तो इसको आप यहाँ तक काट देंगे। एक मिनट, हाँ यहाँ तक काट देंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। ऐसा क्वेश्चन, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य प्रकृति से कैसा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है, आपको देख लेना है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था टोटल चैप्टर 9 चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें मेजर पेपर 11 में। तो जितना भी क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो पूरा हो चुका है। तो अब हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होने के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मेजर पेपर 12 अभी बचा हुआ है, उसका भी ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और प्लस में आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है, PDF आपको टेलीग्राम से ले लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, और किसी का अगर एग्ज़ाम है तो अपना एग्ज़ाम डेट बता देना है कि कब से कब तक है, ताकि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए।